देख रहे न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। पिता पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने, साथ ही साथ लूट की वारदात को भी बदमाशों ने अंजाम दिया है। लाठी डंडों से मारपीट की गई है। पिता पुत्र के साथ बदमाश चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस का जवान और पिता घायल है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पिता पुत्र के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस का ये जवान और पिता घायल बताया जा रहा है। बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट की है और मारपीट करने के बाद चुनौती कर बदमाश मौके से फरार हो गए। चेन छीनकर मौके से बदमाश फरार हो गए और बदमाशों के हौसले बुलंद है। जहां दिल्ली पुलिस के जवान और उसके पिता के साथ मारपीट की गई है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और वहीं गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। बंथला चिरोली रोड पर बदमाश के साथ मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लूट गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है बदमाश के पास से। बंथला चिरोली रोड पर बदमाशों के साथ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। कई मामलों में यह बदमाश वांछित था, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज है। गाजियाबाद के ये तस्वीर, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 24 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। तो गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी। पहली मुठभेड़ लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी रोड पर हुई, जहां गोकशी करने वाले एक आरोपी के साथ मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ बंथला चिरौड़ी रोड के पास हुई, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर फायर करते हुए भागने लगा, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बागपत निवासी इरशाद के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। तो 24 घंटे में 2 मुठभेड़ गाजियाबाद में देखने को मिली है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कई मामलों में वांछित चला यह बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आया है। थाना लोनी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी बंथला चिरौरी मार्ग पर। उसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो वह लिंक रोड पर काफ़ी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जो वैध है या अवैध है, इसके विषय में पता किया जा रहा है और इस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मुरादाबाद से खबर है, जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। आपसी विवाद में पत्थरबाजी देखने को मिले। पत्थर लगने से कई लोग घायल हुए हैं। पथराव की सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हाथीवाला मंदिर के सुंदरघाट इलाके की घटना है, जहां आपसी विवाद में पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद कई थानों के पुलिस, कई इलाकों की पुलिस को जो है मौके पर भेजा गया, फोर्स को भेजा गया है। हंगामा बढ़ता देख, विवाद बढ़ता देख पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तनाव बढ़ता देख मुरादाबाद की यह तस्वीर। सुंदरघाट इलाके में मामले विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव, पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। दोनों ही पक्ष से पथराव की सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल को खाली करने का आज आखिरी दिन है। दरअसल 16 अक्टूबर को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के मामले में चर्चे में आए अस्पताल पर सीएमएस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अस्पताल वाले मकान को अवैध बताकर कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर शुक्रवार को आखिरी दिन दिया है। ऐसे में अब देखना है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह की कार्रवाई करती है। उन्नाव में वेयर हाउस के स्टाफ रूम में ग्रामीणों ने पथराव कर तोड़फोड़ की है। पथराव और तोड़फोड़ में कई महिलाएं भी शामिल रहीं। पथराव में वेयर हाउस का सुरक्षा कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। अब ग्रामीणों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की जमीन से वेयर हाउस के वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जिससे ग्रामीण नाराज थे।
ग्रामीणों का आरोप है कि वेयरहाउस प्रबंधन जबरन उनकी जमीन से वाहनों को निकासी कर रहा था, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कह रही है और पूरा मामला सोरामऊ थाना क्षेत्र का है। बरेली में नगर पालिका के कर्मचारियों की संवेदनहीनता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी एक कुत्ते की टांग बांधकर उसे घसीटते हुए नजर आ रहा है। कुत्ते की टांग बांधकर रिक्शे में डालते हुए ये कर्मचारी नजर आ रहा है। बेजुबान के साथ कर्मचारियों की हरकत उनकी संवेदनहीनता को बयां कर रही है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 और 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। शिमला में रैली को संबोधित कर सकते हैं। हिमाचल में बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है उससे पहले स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, जहां वो 8 और 10 नवंबर को हिमाचल दौरे पर रह सकते हैं और रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा है। 2024 तक हर राज्य में एनआईए की शाखा होगी। अमित शाह का यह बयान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए और आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिविर को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे और शिविर में अमित शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए की ब्रांच गठित करने की घोषणा की है। पहली बार हो रहे इस चिंतन शिविर के आखिरी दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। एनआईए और नारकोटिक्स को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा है कि 2024 तक देश के हर राज्य में एनआईए की शाखा बनाई जाएगी। एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी 8 वर्षों में हमने 3000 से ज्यादा केस दर्ज कर 20,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग को जब्त कर उसको नष्ट करने का काम किया है और एक बहुत बड़ी लड़ाई नारकोटिक्स के खिलाफ हमने की है। और हरियाणा के सूरजकुंड में हुई चिंतन शिविर में अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। चिंतन शिविर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें। चिंतन शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अनोखी तस्वीर। और वहीं चिंतन शिविर के बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने डिनर किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी भी डिनर करते हुए नजर आए। तस्वीरें सूरजकुंड के चिंतन शिविर की हैं, जहां सभी मुख्यमंत्रियों ने एक साथ डिनर किया और एक और जहां गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिनर करते हुए दिखाई दिए, दूसरी ओर सीएम धामी भी डिनर करते हुए नजर आए। देश की आंतरिक सुरक्षा अपराध विषयों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में चिंतन शिविर चल रहा है और इसी बीच एनसीआरबी आंकड़ों में क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल साफ दिखाई दे रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी देश के लिए नजीर बना है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक छवि की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी मॉडल की आज देश भर में वाहवाही हो रही है। यहां तक कि ट्विटर पर भी हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज हुए, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए, यानी बाल अपराध में 11% की कमी आई है। उसी तरह 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 59,853 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 56,083 हो गए और 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। एसपी नेता आजम खां के लिए आज बड़ा दिन था। हेट स्पीच के मामले में आजम को दोहरी मार पड़ी है। पहले 3 साल की सजा हुई और फिर विधायकी पर तलवार लटक गई है। हालांकि आजम को न्यायपालिका पर भरोसा है और वो उससे बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खां को कोर्ट ने सजा सुनाई। आजम को 3 साल की सजा हुई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान के लिए दोहरा झटका है। जेल बेल और सियासी खेल में आजम पूरी तरह से फंस कर रह गए हैं। देखिए, बहुत प्रॉपरली जजमेंट आया है, कहीं कोई कुछ नहीं। कोर्ट ने अपना पूरा विवेक और पूरा विधि को इसमें अप्लाई किया है। जितने सेक्शंस थे उसी आधार पर एविडेंस आई। इनके बचाव पक्ष ने भी, जो इनके अधिवक्ता थे, काफी कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सच है और अदालत ने फैसला बिल्कुल ठीक किया है। 3 साल की सजा होने के बाद ये तय है कि आजम की विधानसभा की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि आजम खान को जमानत मिल गई है। हेट स्पीच का ये मामला साल 2019 का है। देखिए, अभी जजमेंट आया है और अदालत की किसी भी उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए, बहरहाल तो देश में लोगों का ये भरोसा है और हम भी इस बात को मानते हैं कि हमें बहुत ज्यादातर तमाम मामला सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों ने साथ दिया है। लड़ाई लंबी है, ठीक है, लड़ाई लंबी है, कोई बात नहीं। जो एक लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। सजा के ऐलान और जमानत मिलने के बाद आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि हिम्मत नहीं हारा हूँ, दरवाजे बंद नहीं हुए, लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ। ये पहले से साफ था कि आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनका राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा और विधायकी भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए कोर्ट में बहस करीब 1.5 घंटे तक चली, क्योंकि आजम के वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि उन्हें सजा कम से कम हो। आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक हैं और एसपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। ऐसे में उनकी विधायकी जाने का डर समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ा है। ऐसे में एसपी सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला हेट स्पीच से जुड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था। इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया, सजा का ऐलान किया। आजम की सजा पर बीजेपी ने कहा, आजम ने जो बोया वही काट रहे हैं। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है।
आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्पविराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। आजम को सजा होनी और विधायकी पर लटकती तलवार से कई सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल अखिलेश यादव को लेकर भी हैं। सवाल उठता है कि क्या आजम से समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है? क्या आजम को हाशिए पर जाने के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं? क्या आजम को 3 साल की सजा होने से बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए अहम है और यहाँ आजम बीजेपी की राह में रोड़ा थे। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले ने बहुत कुछ करके दिखाया कि अगर कोई भी गलत विवादित हेट स्पीच देगा तो फिर कहीं उसकी सजा तो पक्की ही होगी। आजम खान के केस में यही हुआ। उन्हें 3 साल की सजा और बेल जरूर मिल गई, पर खेल उनका बिगड़ गया। वो जो हेट स्पीच देते हैं, जो विवादित बयान देते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों को एक राह दिखाने का काम कोर्ट के इस फैसले ने किया है। आजम खान की सजा पर सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है तो बीएसपी सवाल खड़े कर रही है। मैं समझता हूँ देर है अंधेर नहीं है और हमने ये फैसला जो न्यायालय का है उसे वेलकम किया। हम जो देखिए पापी को तो सजा होगी, जिसने जो कानून तोड़ेगा कानून उसको सजा देगा, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो। और ये फैसले का हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ये तो शुरुआत है, अभी तो 90 और मुकदमे और हैं जिनके फैसले आने, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी शुरुआत है। अब जो विपक्ष के भी हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट फैसला देता है कि प्रोसिक्यूशन का केस किस तरीके से बिल्डअप किया गया है। जो हेट मॉन्गर्स हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हों, चाहे संसद में बैठे हुए लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई तक, एफआईआर तक नहीं होती। प्रोसिक्यूशन केस बिल्टअप करना और केस लड़ना तो दूर की बात है। और वहीं अखिलेश यादव पर बड़ी गाज गिरी है। मुसलमान और यादव पर बोलकर अपने ही बयान में अखिलेश बुरी तरह फंस गए। चुनाव आयोग ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक नोटिस जारी किया है। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने का आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में हार का कारण चुनाव आयोग को बताया था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए। आयोग ने समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को बीजेपी की झोली में डाल दिया और इसी बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा है। अब आपको सुनाते अखिलेश यादव का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे स्तर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। और हम तो कहते हैं कई बार का और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया।
और वहीं अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्हें हर बात तोल मोल करके बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी हार की हताशा में वो बेतुके तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए ये कहा था कि यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए गए, इसलिए वो चुनाव हारे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके इसका सोर्स पूछा है कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनकी जातीय मजहबी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया था। और वहीं चंदौली में दिए गए बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बयान पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन अभी भी निरहुआ अपने बयान को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि देशभक्त यादव बीजेपी के साथ है और बाकी जो बचे अखिलेश यादव के साथ। कृष्ण के वंशज है यादव, और जो आदमी हमारे धर्म का विरोध करता है, जो आदमी हमारे मंदिर के विरोध में बोलता है, अगर उसके साथ में कोई अगर राग अपनी अलापे, तो मैं नहीं मानता कि वो असली यादव है। असली यादव वो है जो अपने देश के हित में बात करे, जो अपने धर्म के लिए बात करे। बीजेपी के इस बार पसमानदा समाज पर बड़ा दाव लगाने जा रही है, जिसके लिए पार्टी निकाय चुनाव में पसमानदा समाज से 3 से 9 नेताओं को चुनाव लड़ाएगी। पार्टी ने तय कर लिया है कि बड़े वोट बैंक पर कब्जा पाने के लिए समाज के बीच के नए नेताओं को खड़ा करना होगा। यानी साफ है कि बीजेपी की रणनीति के तहत पसमानदा समाज का वोट पाने की कोशिश में है। वैसे तो बीजेपी की कोशिश को पसमानदा समाज के जिम्मेदारों ने सराहा है। उनका कहना है कि विपक्ष ने उनके वोट बैंक का केवल इस्तेमाल किया है। आज इन तमाम योजनाओं से लाभ लेके मुस्लिम समाज सशक्त हो रहा है। खासतौर पे जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छा रोजगार मिल रहा है उनको, और वो समाज में आगे जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों से एक विश्वास जो मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है, मोदी जी और योगी जी के प्रति बना है, हम लगातार सकारात्मक भाव से काम करते हुए इस विश्वास को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार मुसलमानों को आगे बढ़ाने का, सम्मान देने का काम पार्टी ने किया, तो आज एक बड़ा तबका मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर समाज की सेवा करना चाहता है। लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनकी इच्छा है कि पार्टी उनको चुनाव लड़ने का मौका दे और पार्टी अपने सिंबल पर इस बार मुसलमानों को चुनाव लड़ाए। अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहा है। आप किस तरह से इस वार्ड में जीत हासिल करेंगे और उसके बाद इस वार्ड की किस्मत बदल पाएंगे? हमें लगता यूं है, क्योंकि हम यहाँ पिछले 20 महीने से मेहनत कर रहे हैं। जो भी हमसे हो सकता है, क्योंकि जो पार्षद है वो तो कान में तेल डाल के सो रहा है, और हम और हमारे साथी और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम अपने पार्टी से कहते हैं कि भाई हमारे सीवर की दिक्कत है, हमारी नाली की दिक्कत है, हमारे नाले की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और समरसेबिल लगवाना है। तो हमारी पार्टी से वो काम हो रहे हैं। जो काम पार्षद जी को करना चाहिए था, वो काम अब हमारे जरिए हो रहे हैं और हम करवा रहे हैं। और उम्मीद है हमें हमारे लोगों से, हमारे मुसलमान भाइयों से, कि वो हमको सपोर्ट करेंगे। मुसलमान और भाजपा, इसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत टफ नहीं लगता आपको? नहीं, आखिर कैसे लोगों को समझाएंगे? नहीं, सब काम हो रहा है। हम तो पूछते हैं कि भाई आप अफवाहों पे मत जाइए, भड़काने वालों पे मत जाइए, पतंग और साइकिल वालों के भड़काने पे आप मत जाइए। आप ये देखिए कि आपके व्यक्तिगत क्या नुकसान हुआ है। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अगले सुनवाई 8 नवंबर को होगी और इस मुद्दे को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और उनके वकीलों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। विश्व वैदिक सनातन संघ के किरण सिंह की याचिका पर जो
पोषणीयता पर सुनवाई हो रही थी, उस पर आज आदेश आने वाला था। दरअसल किरण सिंह ने याचिका देकर यह कहा था कि जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस शिवलिंग के पूजन का अधिकार दिया जाए, साथ ही उस पूरे इलाके का अधिकार दिया जाए और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित की जाए। इस पर पोषणीयता पर आज आदेश आना था, पर कोर्ट ने फिर 8 नवंबर का समय दिया है आदेश के लिए। हमारे साथ अनुपम द्विवेदी है। अनुपम जी, आज कोर्ट का आदेश आने वाला था, क्यों नहीं आ पाया? देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये वर्बेटम दिया कि देखिए बहुत सारी लंबी बहस हुई है, बहुत लंबी जो है उसमें कई सारी रूलिंग्स दी गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है थोड़ा उसका परिशीलन करना अभी बाकी रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा, थोड़ा बर्डनसम फील करते हुए, कि 8 तारीख को जो है तिथि नियत की और 8 तारीख को कहा है कि आदेश दे देंगे। तो क्या 8 नवंबर को ये आदेश आएगा कि केस की पोषणीयता पर अब क्या होने वाला है? केस मेंटेनेबल है कि नहीं है? देखिए, ये तो अदालत का विषय है, लेकिन जहां तक हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में ही फैसला आएगा। जज साहब ने बोला कि व्यस्तता के कारण जो है उनको समय चाहिए था, तो 8 तारीख के जो उन्होंने डेट रखा है उसका हम लोग स्वीकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और 8 तारीख को हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग के हित में फैसला आएगा। 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी इंतजार कर रही है कि 8 तारीख को आखिर केस की पोषणीयता को लेकर के क्या आदेश आता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।